दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर हम अपने टॉपिक को कंप्लीट नहीं कर पाए थे। लेक्चर काफ़ी लेंदी हो गया था, इसलिए जो रिमेनिंग पोर्शन है हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं एओलियन लेक्स के बारे में। ये जो लेक्स हैं डेजर्ट एरिया में बनती हैं, जहाँ पे विंड लैंडफॉर्म्स को शेप देती है और इस वजह से जो है ड्यून्स बनते हैं। विंड जो है सैंड को उड़ाकर कहीं से काटती है और कहीं पे जमा करती है। जब तेज हवाएं लगातार चलती हैं तो वो किसी जगह की लोएस्ट सैंड को उड़ाकर बीच में एक हैलो डिप्रेशन बना देती है, जैसे किसी ने रेत के बीच एक कटोरा खोद दिया हो। और जब बरसात होती है तब यही होलो पानी से भर जाता है और बन जाती है एक टेम्परेरी शैलो लेक। ऐसी जो लेक्स हैं आपको सेमी एरिड और डेजर्ट रीजन में देखने को मिलेंगी, जैसे कि राजस्थान के अंदर जो सांबर और डिडवाना रीजन है वहां पे आपको ऐसी लेक्स अक्सर देखने को मिलेंगी। यहाँ पे ड्यून्स के बीच कई सीजनल लेक्स हैं। इनमें कुछ लेक जो है साल्टी भी हैं, जिनके अंदर साल्ट फार्मिंग की जाती है। अब बात करते हैं वोल्केनिक लेक्स की। जब किसी वोल्केनो का क्रेटर यानी उसका सर्कुलर ओपनिंग इनएक्टिव हो जाता है, उसमें रेन वाटर या जो स्नो मेल्ट है वो जमा हो जाता है, तो वहां बनती है काफी सुंदर क्रेटर लेक। इनका जो पानी है वो अक्सर साफ, डीप और मिनरल रिच होता है। एग्जाम्पल के तौर पर यूएसए के ओरेगन के अंदर जो क्रेटर लेक है वो दुनिया का सबसे साफ वोल्केनिक लेक में से एक है। उसके अलावा इंडोनेशिया के अंदर लेक तोबा और फिलीपाइंस के अंदर ताल जो है, ये दोनों जो है एंशिएंट वोल्केनो क्रेटर से बनी है। और कई बार क्या होता है, वोल्केनो से निकला हुआ लावा फ्लो किसी नियर बाई वैली को ब्लॉक कर देता है और पीछे पानी जमा होकर एक लावा डैम लेक बना देता है। यानी कि वोल्केनिक एक्टिविटी के बाद नेचर जो है खुद उस डिस्ट्रक्शन को एक ब्यूटी के अंदर बदल देता है, एक काम और एक नीली झील के रूप में। वोल्केनिक लेक के बाद बात करते हैं टेक्टोनिक लेक के बारे में। सबसे गहरी और विशाल झीलों की बात करें तो टेक्टोनिक लेक्स आती हैं। ये जो है अर्थ की क्रस्ट मूवमेंट से बनती हैं। जब अर्थ की लेयर्स बैंड, फोल्ड या क्रैक करती हैं तो जमीन में बहुत गहरे डिप्रेशन या रिफ्ट वैली बन जाते हैं और बाद में इनके अंदर पानी जमा हो जाता है और तब बनती हैं दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे गहरी झीलें। अब हम इन टेक्टोनिक लेक्स की टाइप को देखेंगे। रिफ्ट वैली जो है टेक्टोनिक लेक की पहली टाइप है। जब अर्थ क्रस्ट दो डायरेक्शन के अंदर खिंचती है और बीच का हिस्सा नीचे धंस जाता है तो उसे रिफ्ट वैली या ग्राबिन कहा जाता है। इस वैली में पानी भर जाता है तो वो लेक बन जाती है। लेक तंगानाइका, लेक मलावी, लेक अल्बर्ट और डेड सी जो है इसके अच्छे खासे एग्जाम्पल हैं। ये सब लेक्स जो हैं अफ्रीका और मिडिल ईस्ट की जाइंट रिफ्ट वैली के अंदर लोकेटेड हैं। ये लेक्स काफी डीप होती हैं। कई लेक्स की डेप्थ आपको 1400 मीटर तक दिखेगी। अब बात करते हैं दूसरी टाइप की, वो है सिंक्लिनल लेक्स। जब जमीन फोल्ड होकर नीचे की ओर झुक जाती है यानी कि एक नेचुरल टर्फ बना लेती है तो वहां पे बनती हैं सिंक्लिनल लेक्स। ये जो डिफरेंट टाइप के फोल्ड्स और फोल्ड थे ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। अगर आपको इनके बारे में देखना है तो जो बैक के लेक्चर्स हैं वहां पे आप इनको देख सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा सिंक्लिनल लेक्स के बारे में। लेक जिनेवा जो है वो स्विट्जरलैंड और फ्रांस बॉर्डर के ऊपर है। ये जो लेक है अलप्स की फोल्डिंग स्ट्रक्चर में बना एक क्लासिकल सिंक्लिनल लेक है, जहां पहाड़ों की दो रिज के बीच पानी भर गया। अब बात करते हैं रेलिक्स लेक्स के बारे में, यानी किसी पुराने सी या लेक्स के बचे हुए हिस्से होते हैं। ये समय के साथ जो है इवापोरेशन, सेडिमेंटेशन और टेक्टोनिक अपलिफ्ट से जब किसी बड़े लेक का कुछ हिस्सा सूख जाता है तो जो बचा रहता है वही रेलिक्स लेक कहलाता है। इसका अच्छा खासा एग्जाम्पल है कैस्पियन सी और अराल सी। कैस्पियन सी जो है दुनिया का सबसे बड़ी एनक्लोज लेक है और अराल सी जो है अपने सिंकिंग फोम के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों, टेक्टोनिक लेक्स जो है वो हमें दिखाती हैं कि अर्थ की हलचल से कितने बड़े बेसिन्स बन सकते हैं जो लाखों सालों तक पानी का घर बने रहते हैं। अब बात करते हैं लैंडस्लाइड्स या मास मूवमेंट लेक्स के बारे में। अगर कोई माउंटेन स्लोप अचानक खिसक जाए और नीचे बहती नदी का रास्ता ब्लॉक कर दे तो क्या होगा? पानी रुक जाएगा और धीरे धीरे पीछे लेक बन जाएगी। इन्हें कहते हैं लैंडस्लाइड डैम लेक्स या मास मूवमेंट लेक्स। ऐसी लेक्स ज्यादातर आपको हिमालयन रीजन में मिलती हैं, जहां पे स्टीप स्लोप्स और हैवी रेनफॉल जो है लैंडस्लाइड्स को ट्रिगर करते हैं। इसका अच्छा खासा एग्जाम्पल है गोहना ताल उत्तराखंड के अंदर। 1893 के अंदर बिरहाई गंगा वैली में एक जो विशाल लैंडस्लाइड होती है और इसकी वजह से जो नदी का रास्ता था वो ब्लॉक हो जाता है और बाद में बन जाता है गोहना ताल। और इसी तरीके से दार्जिलिंग रीजन में जो है 1968 के अंदर लैंडस्लाइड की वजह से दो लेक बनती हैं। लेकिन ये जो लेक्स होती हैं अक्सर टेम्परेरी होती हैं, क्योंकि अगर नेचुरल डैम टूट जाए तो अचानक फ्लड भी आ सकता है। अब बात करते हैं ग्राउंड वाटर या कास्ट लेक्स के बारे में। ये जो है आपको लाइमस्टोन वाले रीजन के अंदर देखने को मिलेंगी। यहाँ की रॉक्स पानी में धीरे धीरे डिजोल्व हो जाती हैं, जिससे अंडरग्राउंड में केव्स, सिंक होल
और डोलाइंस बनते हैं, और जब इनकी रूफ कोलैप्स होती है तो सरफेस पर एक राउंड डिप्रेशन बन जाता है, और अगर उसमें पानी भर जाए तो वो कहलाती है कास्ट लेक, या इनको सिनोटे भी बोला जाता है। इसका अच्छा खासा एग्जाम्पल है पुष्कर लेक, जो कि राजस्थान के अंदर है। वो एक एंशिएंट कास्ट डिप्रेशन के अंदर बनी हुई है। और इसी तरह यूरोप और सेंट्रल अमेरिका में हजारों कास्ट पोन्ड्स और सिंक होल लेक्स मिलती हैं। इनका पानी जो है अक्सर मिनरल रिच होता है, और कुछ लेक्स जो हैं ग्राउंड वाटर से डायरेक्टली फेड होती हैं। अब बात करते हैं पेरी ग्लेशियर लेक्स के बारे में। ये जो लेक्स हैं हाई एल्टीट्यूड और परमाफ्रोस्ट वाले इलाकों के अंदर मिलती हैं, जहाँ पे जमीन के अंदर ग्राउंड आइस जमा रहता है। जब क्लाइमेट वार्म होता है और ये बर्फ पिघलती है तो जमीन की सरफेस धीरे धीरे सैक कर जाती है, यानी कि वो नीचे धंस जाती है, और इस वजह से बन जाता है एक सैलो डिप्रेशन, जिसमें मेल्ट वाटर जमा होकर थर्मोकास्ट लेक बनाता है। इस टाइप की जो पेरी ग्लेशियर लेक्स हैं आपको साइबेरिया, अलास्का, कनाडा और जो आर्कटिक टुंड्रा है उनके अंदर काफी कॉमन देखने को मिलेंगी। ये जो लेक्स हैं काफी छोटी होती हैं, लेकिन क्लाइमेट रिसर्च के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इनसे निकलने वाली मीथेन गैस ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में रोल निभाती है। और अब आते हैं इंसानों द्वारा बनाई गई लेक्स के बारे में, यानी कि ह्यूमन मेड लेक्स। ह्यूमन ने जो है नेचर की तरह ही झीलें बनाना सीख लिया। रिवर्स पर डैम बनाकर बड़े बड़े रिजर्वर्स तैयार किए गए, और इनका यूज होता है इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन और फ्लड कंट्रोल के लिए। इंडिया के अंदर कुछ फेमस ह्यूमन मेड लेक्स हैं, जैसे कि भाखड़ा नंगल जो कि सतलुज रिवर के ऊपर है, हीराकुंड जो है महानदी के ऊपर है, नागार्जुन सागर जो है वो कृष्णा रिवर के ऊपर है, और टिहरी जो है वो भागीरथी रिवर के ऊपर है। और अगर हम देखें इंटरनेशनल लेवल के ऊपर तो लेक मीड जो है यूएसए के अंदर वो दुनिया की सबसे बड़ी मैन मेड रिजर्व में से एक है। अगर वॉल्यूम के हिसाब से मैन मेड लार्जेस्ट लेक देखें तो वो लेक है लेक करीबा, जो कि जाम्बिया और जिम्बाब्वे बॉर्डर के ऊपर है। दोस्तों अब देखते हैं लेक्स के नेचर के बारे में, और इसके अंदर हम देखेंगे फ्रेश वाटर और सलाइन लेक्स को। हर जो लेक है वो एक जैसी नहीं होती। कुछ लेक्स का जो पानी है मीठा होता है, और कुछ लेक्स का जो पानी है वो नमकीन होता है, और यही जो फर्क है वो तय करता है कि वो फ्रेश वाटर लेक है या सलाइन लेक है। फ्रेश वाटर लेक वो लेक होती है जहाँ पानी रेनफॉल, रिवर इनफ्लो या स्नो मेल्ट से लगातार रिफ्रेश होता रहता है, मतलब पानी आता भी है और पानी बाहर भी निकलता है। इसलिए सोल्ट जो है वो लेक के अंदर जमा नहीं होता और लेक का पानी फ्रेश बना रहता है। वुलर लेक कश्मीर के अंदर, डल लेक श्रीनगर के अंदर, और नैनीताल लेक उत्तराखंड के अंदर, और जो ग्रेट लेक्स हैं नॉर्थ अमेरिका के अंदर, वो इसके अच्छे खासे एग्जाम्पल्स हैं। इन लेक्स के अंदर अगर आप बोटिंग करोगे तो पानी बिल्कुल साफ दिखेगा, और एक्वेटिक लाइफ जो है इनके अंदर वाइब्रेंट दिखेगी, क्योंकि पानी जो है स्टेगनेंट नहीं होता, वो रिन्यू होता रहता है। अगर बात करें सलाइन लेक्स की, इनका मामला बिल्कुल उलट होता है। ये लेक्स उन जगहों पर बनती हैं जहाँ पर बेसिन क्लोज्ड होता है, यानी पानी का आउटलेट नहीं होता। यहाँ पे रेनफॉल कम होती है और इवापोरेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो इस वजह से क्या होता है, जो भी साल्ट रिवर या ग्राउंड वाटर से आते हैं वो बाहर नहीं निकल पाते और धीरे धीरे लेक में ही कंसंट्रेट हो जाते हैं, और लेक का पानी साल्टी या अल्कलाइन बन जाता है। इंडिया के अंदर जो सांबर लेक है राजस्थान में, वो इंडिया की सबसे बड़ी इनलैंड सलाइन लेक है। और ऐसी ही सलाइन लेक यूएसए के अंदर है ग्रेट सोल्ट लेक, और डेड सी जो है मिडिल ईस्ट के अंदर है, जो कि सी लेवल से 400 मीटर नीचे है। कई सलाइन लेक्स में सोल्ट इतना बढ़ जाता है कि पानी में माइक्रोब्स डेवलप होते हैं, और यही माइक्रोब्स कभी कभी पानी को पिंक या रेड कलर देते हैं। ये लेक्स इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इनके एक्सट्रीम कंडीशन में भी खास तरह के बैक्टीरिया और एल्गाई सर्वाइव करते हैं। अब देखते हैं एक लेक की लाइफ साइकिल को। जिस तरह हर इंसान का एक जीवन चक्र होता है, वैसे ही हर लेक का भी एक लाइफ स्टेज होता है। नेचर में भी कुछ परमानेंट नहीं होता, हर चीज इवॉल्व और ट्रांसफॉर्म होती है। अगर बात करें लेक की यूथफुल स्टेज के बारे में, इस स्टेज में लेक नहीं होती है, पानी गहरा और साफ होता है, और इसके किनारे स्टीप और रोकी रहते हैं। वाटर सर्कुलेशन एक्टिव होता है, और एक्वेटिक लाइफ लिमिटेड लेकिन प्योर होती है। यूथफुल स्टेज के अंदर आते हैं एक नई बनी ग्लेशियल या टेक्टोनिक लेक, जिसका पानी क्रिस्टल क्लियर होता है। अगर बात करें मैच्योरिटी स्टेज या मिडिल एज की लेक को, अब लेक में जो सेडिमेंट जमा होने लगते हैं, रिवर और रन ऑफ धीरे धीरे सोइल और जो सिल्ट है उसको लेक बेसिन के अंदर लेके आते हैं। पानी की डेप्थ घटने लगती है, वेजिटेशन किनारों पर उगने लगते हैं, और मार्शी पैसेज बन जाते हैं। ये वो स्टेज है जहाँ पे लेक इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने लगती है, फिश, एक्वेटिक प्लांट और बर्ड्स का हैबिटेट डेवलप हो जाता है। अब बात करते हैं ओल्ड एज की। इस स्टेज के अंदर सेडिमेंट लेक्स को लगभग भर देते हैं, पानी शैलो और मडी हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल घट जाता है, और लेक धीरे धीरे स्वाम्प या प्लेन में बदलने लग जाती है, और आखिर में लेक पूरी तरह भर जाती है और वो जगह मिडो, वेटलैंड या ड्राई प्लेन बन जाती है।
कई ओक्सबो लेक्स सिर्फ कुछ ही दशकों में सूख कर फील्ड या मार्श में बदल जाती हैं, यानी नेचर खुद अपनी बनाई लेक्स को धीरे धीरे मिट्टी से ढककर वापस जमीन में बदल देता है। अब डिस्कस करते हैं थ्रेट्स या डिसअपीयरेंस के बारे में। मॉडर्न एरा में झीलें सिर्फ नेचुरल रीजन से ही नहीं बल्कि ह्यूमन इंटरफेरेंस से भी तेजी से डिसअपीयर हो रही हैं। हर साल रिवर्स और सरफेस रन ऑफ लेक बेसिन में मिट्टी और डेब्रिस जमा करते हैं। धीरे धीरे ये लेक्स की डेप्थ को कम करते हैं और साथ ही प्लांट ग्रोथ को बढ़ा देते हैं। सेडिमेंट फिलिंग और एक्सेसिव वेजिटेशन दोनों मिलकर लेक्स को श्रिंक कर देते हैं। आज की अर्बन लेक्स को सबसे बड़ा खतरा है पॉपुलेशन और एनक्रोचमेंट से। सिटीज में जो लेक्स कभी रिचार्ज जोन्स हुआ करती थी, अब वो सीवेज डंप्स और कंस्ट्रक्शन साइट बन गई हैं। डोमेस्टिक वेस्ट, केमिकल एफ्लुएंट्स और फर्टिलाइजर की वजह से लेक्स में जो है यूट्रोफिकेशन होता है, यानी कि न्यूट्रिएंट ओवरलोड, जिससे एल्गाई बूम होती है और ऑक्सीजन लेवल जो है वो नीचे गिर जाता है और इसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ मर जाती है। बेंगलोर की जो बेलांदूर लेक है, जो कभी ब्यूटीफुल वाटर बॉडी होती थी, आज सीवेज और फोम पोल्यूशन के लिए जानी जाती है। ग्लेशियल रीजन में टेम्परेचर बढ़ने से ग्लेशियर तेजी से मेल्ट हो रहे हैं। इससे बनती है नई नई ग्लेशियल लेक्स। लेकिन ये जो लेक्स हैं काफी अनस्टेबल होती हैं। अगर मोरेन डैम टूट जाए तो अचानक जो है ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड आ सकता है, जो नीचे के गांवों और वैलीज को तबाह कर देता है। हिमालयाज में साइंटिस्ट ने ऐसे दर्जनों लोकेशन ढूंढी हैं। ये जो है खासकर सिक्किम, उत्तराखंड और नेपाल के अंदर हैं। दोस्तों अब बात करते हैं लेक्स की इंपॉर्टेंस और उनके यूजेस के बारे में। लेक सिर्फ एक ब्यूटीफुल सीनरी नहीं होती, ये हमारी लाइफ लाइन है। हर लेक हमें कुछ न कुछ देती है, कभी पानी, कभी एनर्जी और कभी जो जीवन का आधार है ये हमें प्रोवाइड करवाती है। सबसे पहले लेक्स का यूज होता है ड्रिंकिंग वाटर और इरिगेशन सप्लाई के लिए। कई सिटीज और विलेजेस की ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई लेक्स पर डिपेंड करती है। एग्जाम्पल के लिए अपर लेक जो कि भोपाल के अंदर है और वेमबंडा लेक जो केरल के अंदर है, ये जो है लाखों लोगों को रोजाना पानी देती है। साथ ही रूरल एरियाज में लेक्स जो है ग्राउंड वाटर रिचार्ज करके इरिगेशन को सस्टेन करती है, यानी कि हमारे खेतों के अंदर जो हरियाली है वो लेक की एग्जिस्टेंस से जुड़ी हुई है। लेक्स जो है हाइड्रो पावर जनरेशन के अंदर हेल्प करते हैं। लेक्स और रिजर्वोयर हमारे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का आधार है। जब वाटर स्टोर होता है तो उसे टरबाइन से गुजरकर इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। इसके अच्छे खासे एग्जाम्पल है टिहरी डैम जो कि उत्तराखंड के अंदर है और भाखड़ा नंगल रिजर्वोयर जो कि हिमाचल पंजाब बॉर्डर के ऊपर है। ये दोनों ही जो है भारत की मेजर हाइड्रो पावर सोर्सेज हैं। लेक्स का जो यूज है वो फ्लड कंट्रोल और नेविगेशन के लिए भी होता है। मॉनसून के टाइम में जब रिवर्स में पानी बढ़ जाता है तो लेक्स जो है एक्सेस वाटर को स्टोर करके फ्लड रिस्क को कम कर देती हैं। इससे नीचे के गांवों को राहत मिलती है। साथ ही कई बड़ी लेक्स जैसे कि वेमबांडा या जो डल लेक है नेविगेशन के लिए भी उपयोगी हैं, जहाँ पे छोटी नावें ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म दोनों का माध्यम है। अगर बात करें टूरिज्म, फिशरीज और बायोडाइवर्सिटी के एंगल को, कई लेक्स अपने आप में टूरिस्ट हॉटस्पॉट्स हैं। बोटिंग, बर्ड वाचिंग, फोटोग्राफी सब कुछ यहाँ पे होता है। एग्जाम्पल के तौर पर चिलिका लेक जो उड़ीसा के अंदर है वो एक यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, जहाँ पे हर साल हजारों माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। लोकतक लेक ये जो है मणिपुर के अंदर है। ये अपनी फ्लोटिंग वेजिटेशन जिसको फुमड़ी बोला जाता है इसके लिए काफी फेमस है। इस लोकतक लेक के अंदर किबुल नाम जो नेशनल पार्क जो है वो लिटरली पानी के ऊपर तैरता है और पानी के ऊपर जो तैरता है ये फुमड़ी जो वेजिटेशन है इसकी मदद से ही ये तैरता है। और राजस्थान के अंदर जो सांबर लेक है वो साल्ट इंडस्ट्री का सबसे बड़ा केंद्र है। यानी लेक्स जो है वो हमारी इकोनॉमी, इकोलॉजी और इमोशन इन तीनों से जुड़ी हुई हैं। अब बात करते हैं कंजर्वेशन के बारे में और आगे का रास्ता क्या हो सकता है उसको हम थोड़ा देखते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इन झीलों को कैसे बचाया जाए, क्योंकि अगर ये सूख जाएं तो सिर्फ पानी ही नहीं पूरा इकोसिस्टम खतरे में पड़ जाता है। सबसे पहला जो स्टेप हम ले सकते हैं वो ये है कि हम कैचमेंट एरिया को प्रोटेक्ट करें। हर लेक के चारों ओर का एरिया जिसे हम कैचमेंट एरिया कहते हैं उसे बचाना काफी जरूरी है। वहां पे ट्रीज और नेचुरल वेजिटेशन को प्रिजर्व करें, क्योंकि ये जो है सोइल इरोजन रोकेगी और लेक्स में सेडिमेंट फिलिंग को कम करेगी। हमें सीवेज ट्रीटमेंट को इंश्योर करना होगा। अर्बन लेक्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सीवेज इनफ्लो, इसलिए हर शहर में एसटीपीज यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स प्रॉपरली काम करने चाहिए। अगर अनट्रीटेड वेस्ट लेक में जाएगा तो यूट्रोफिकेशन बढ़ेगा और लेक की डेथ जो है वो फास्ट हो जाएगी। एनक्रोचमेंट को हटाना होगा
और जो लेक्स का नेचुरल फ्लो है उसको रिस्टोर करना होगा। कई जगह पर लोगों ने लेक्स के किनारे इलीगल कंस्ट्रक्शन कर दी है, जिससे जो लेक का इनफ्लो और आउटफ्लो है वो दोनों रुक जाते हैं। हमें ऐसी एनक्रोचमेंट हटाकर लेक्स की नेचुरल वाटर सर्कुलेशन वापस लानी होगी ताकि बारिश का पानी सही से रिचार्ज हो सके। कम्युनिटी पार्टनरशिप को बढ़ावा देना होगा। लेक कंजर्वेशन तभी सफल होगा जब लोग खुद आगे आएंगे। विलेजर्स, स्टूडेंट्स, एनजीओज सब मिलकर सेव आवर लेक्स जैसे ड्राइव चलाए। चिलिका, वेम्बांडा और डल लेक जैसे मॉडल्स बताते हैं कि कम्युनिटी बेस्ड मैनेजमेंट ही सबसे सस्टेनेबल तरीका है। अगर बात करें पॉलिसी और अवेयरनेस के बारे में, गवर्नमेंट पॉलिसीज जैसे कि नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान और वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017 ये जो है पहले से काम कर रहे हैं, पर इनका असर तभी होगा जब लोगों में अवेयरनेस भी बढ़े। हर सिटीजन को लेक को एक पब्लिक एसेट की तरह समझना होगा जिसका हक सबका है और जिम्मेदारी भी सबकी है। तो दोस्तों याद रखिए, लेक सिर्फ पानी नहीं है, ये अर्थ की मेमोरी है। हर लेक के अंदर छिपी एक कहानी है, कहीं ग्लेशियर की, कहीं रिवर्स की, कहीं विंड की, कहीं पे वोल्केनोज की, और कई बार ह्यूमंस की कहानी को ये उजागर करते हैं। जब आप अगली बार लेक के पास जाएं, उसके पानी में सिर्फ अपना रिफ्लेक्शन मत देखिए, बल्कि सोचिए अर्थ की कहानी, टाइम की लेयर्स और नेचर के पेशेंस को। दैट्स द ज्योग्राफी ऑफ लेक्स, यानी कि सिंपल, डायनेमिक एंड फुल ऑफ लाइफ। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा टॉपिक था लेक्स को लेकर वो कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर नई लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।